पहला जो टॉपिक है वो है आपका INR ब्रीचिंग ₹90 मार्क अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, अभी हमने हाल ही में क्या देखा है? अभी हमने हाल में ये देखा है कि डॉलर के बनस्पत इंडियन रुपी जो है वो 90 रुपए का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल मार्क है, उसको ब्रीच कर दिया। उसके बाद 4 तारीख को ये हुआ है, उसके बाद हमको क्या देखने को मिला है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन जो न्यूज है दैट इज दैट INR हैज ब्रीच द 90 मार्क अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब अब ये हो जाता है कि 90 के नीचे, 90 के ऊपर अगर डॉलर की वैल्यू चली जा रही है तो एक वोलेटिलिटी है इंडियन रुपी में, इंडियन करेंसी में, वो बढ़ जाएगी। और इसके बाद हमको क्या देखने को मिल सकता है? इसमें हमको फर्दर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फर्दर वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर के लोग हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी रुपया को और ज्यादा बेचना शुरू कर सकते हैं, और 90 से जो स्थिति है वो और खराब होगी, 91, 92, 93 भी हो सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। ठीक है, तो ये 90 वाला जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, इकोनॉमिस्ट ये चाह रहे थे कि ये 90 का बैरियर है वो ना टूटे, लेकिन फाइनली हमको देखने को मिला है कि ये 90 रुपए वाला जो बैरियर है वो टूट गया है। एक्सचेंज रेट समझते हैं आप लोग? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, हाँ, कि किसी फॉरेन करेंसी का प्राइस जो है आपकी करेंसी के टर्म्स में कितना है, इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये 85 से 90 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, मतलब $1 जो है वो आपका 85 से 90 रुपए के बीच में मिल रहा था। ठीक है, और पहले 85 ब्रीच किया, पहले 85 ब्रीच किया है, अब क्या है, अब 90 भी ब्रीच कर गया। तो इसके बाद अब ये डर लग रहा है, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये और वॉलेटिलिटी को इनवाइट करेगा, मतलब इंडियन रुपी जो है वो और ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। ये 91 भी स्लाइड कर सकता है, ये 92 भी स्लाइड कर सकता है। तो इससे होगा क्या कि जो आपका रुपया है, INR है, वो वीक पड़ता जाएगा, वीक पड़ता जाएगा। इससे जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें एक वीकनेस आ रही है। दूसरा क्या है, इंपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी हेल्दी। एक्सपोर्टर्स को थोड़ा फायदा होगा। एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब भी आपका रुपया, जब भी आपकी लोकल करेंसी वीक होती है, तो फायदा किसको होता है? डेप्रीसिएशन जब भी होगा, डेप्रीसिएशन जब भी होगा तो यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा, क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो रहा है, यानी आपका जो भारतीय सामान है वो विदेश में क्या हो जा रहा है, वो सस्ता हो जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन जब भी होगा तो एक्सपोर्टर्स को फायदा है। अप्रिसिएशन, रुपया मजबूत होगा तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान है, फायदा किसको है? इंपोर्टर्स को फायदा है। ठीक है, लेकिन खाली एक्सपोर्टर इंपोर्टर तक आपको नहीं सीमित रहना है, क्योंकि इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है। ठीक है, तो रुपया बहुत ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए, वरना क्या है, BOP प्रॉब्लम भी हो सकती है, इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो फिलहाल जो न्यूज ये है कि 90 रुपए का मार्क है वो तोड़ दिया गया, और इस बार मतलब इस साल हमको क्या देखने को मिला है कि 5% से ज्यादा डेप्रिसिएशन हमको देखने को मिला है। 5% से ज्यादा का डेप्रिसिएशन हमको देखने को मिला है इस फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर 2025 वाला जो समय रहा है उसमें हमको ये देखने को मिला है 5% से ज्यादा डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी को देखने को मिला है। हाँ, हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है कि इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। जो इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स हैं, अगर वो आप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी कैसी है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है कि इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, वो डिटरमाइन करेगा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा कि नहीं, डेप्रिसिएशन से या अप्रिसिएशन से। ठीक है, तो 5% से ऊपर का डेप्रिसिएशन हमको इस फिस्कल में देखने को मिला है, विच इज नॉट अ वेलकम साइन, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। इकोनॉमिस्ट रीजंस क्या साइड कर रहे हैं? इकोनॉमिस्ट रीजन ये साइड कर रहे हैं कि इसमें कुछ डोमेस्टिक मुद्दे भी हैं और कुछ ग्लोबल प्रेशर भी है, कुछ ग्लोबल प्रेशर्स भी हैं। ठीक है, और
कई इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्यों रहा है। रीजन भी क्योंकि एक डिस्कनेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, एक हमको डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है। डिस्कनेक्ट क्या? डिस्कनेक्ट ये है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा फिस्कल डेफिसिट अच्छा चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी उतना खराब नहीं है, इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है। इस बार Q2 का जो ग्रोथ आया है वो 8.2% का आया है, जो ग्लोबल इकोनॉमी से काफी ऊपर है, या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनसे भी ऊपर है। एंग्लो सेक्सन स्फीयर या डेवलप्ड वर्ल्ड जो है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हम क्लॉक कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल में है, इन्फ्लेशनरी नंबर्स जो हैं वो भी हमारे अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो बावजूद अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो रुपया है वो आपका नीचे स्लाइड कर रहा है, मतलब उसमें वीकनेस आ रही है, उसमें वीकनेस आ रही है। तो ये क्या है, एक पैराडॉक्सिकल, मतलब विरोधाभास है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो मैक्रो नंबर्स हैं दे आर डूइंग वेल, लेकिन रुपया जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। तो ये एक डिस्कनेक्ट है। अमूमन हमको क्या देखने को मिलता है, जब आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स खराब होते हैं तो लोकल करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, हमारे नंबर्स अच्छे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ठीक है, तमाम जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं वो भी अच्छे हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारा भरा हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी 650-700 बिलियन डॉलर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, उसी पे आ रहा है। तो क्या रीजंस हैं, मतलब डिस्पाइट डिस्पाइट गुड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट क्यों है, क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से भारतीय रुपया पे प्रेशर जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, वो लगातार वीक कर रहा है, किसके अगेंस्ट, यूएस डॉलर के अगेंस्ट। वीकेंड 90 का मार्क क्रॉस कर दिए, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, ठीक है, और बताओ। ये चीजें हम कर चुके हैं पिछले आर्टिकल्स, मतलब पिछले कुछ महीनों के आर्टिकल्स में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर भी आप बताइए, रिकलेक्ट करिए। फॉरेन करेंसी क्यों आएगी यहाँ पे, रेमिटांसेस हमारे अच्छे आ रहे हैं, रेमिटांसेस में कोई कमी नहीं है, रेमिटांसेस भी अच्छे हैं, इन्फ्लेशन भी अच्छा है, फिजिकल डेफिसिट भी ठीक है। हाँ, अमेरिकन टैरिफ एक चीज हो गई, अमेरिकन टैरिफ ट्रम्प के आने के बाद से टैरिफ लगी है, ठीक है, टैरिफ लगी कितने की, 25%, उसके बाद फिर 25%, 50% की टैरिफ लग गई। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिकन सॉइल पे, अमेरिका एक ऐसी मेजर इकोनॉमी है जिसके साथ हम करंट अकाउंट, मतलब हम ट्रेड सरप्लस, अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस एक्सरसाइज करते थे कई साल से, लेकिन अब क्या है, अब वहां पे भी हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो वीकेंड कर गए, एक्सपोर्ट डिमांड कम हो गई है क्योंकि भारतीय सामान अमेरिकी सॉइल पर महंगा हो गया है। क्यों महंगा हो गया, 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो गई है कि नहीं, तो डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई मतलब आपका एक्सपोर्ट है वो वीकेंड किया, तो एक्सपोर्ट वीकेंड होने की वजह से भारतीय रुपया पे प्रेशर पड़ रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो अमेरिकन टैरिफ या ट्रम्प की जो टैरिफ है वो एक नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। दूसरा क्या है, बहुत तेजी से हमको क्या देखने को मिला है, एफपीआई आउटफ्लो देखने को मिला है। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है दो प्रकार की होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक क्या होती है एफडीआई और दूसरी क्या होती है एफपीआई, इसी को हम एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या अंतर है दोनों में, एफडीआई का जो नेचर होता है वो थोड़ा स्थायी प्रकार का होता है, जैसे होंडा, होंडा कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी, वो मद्रास में अपना प्लांट लगा रही है तो उसके लिए जमीन खरीद रही है, ठीक है, वहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, कन्वेयर बेल्ट्स लगा रही है, तो ये हो गया, ये स्थायी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश ज्यादा स्थायी कैरेक्टर का है उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है एफपीआई एफआईआई, इसी को हम हॉट मनी या फ्लाई बाय मनी भी कहते हैं।
ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, ये आपके कैपिटल मार्केट में आती है। सेंसेक्स निफ्टी के इंडेक्स खरीद लेगी, रिलायंस के शेयर्स खरीद लेगी, आज 90 रुपए में खरीदा, कल 95 रुपए में बेच के निकल लेगी। ठीक है, तो ये हॉट मनी होती है, ये अस्थायी होती है, ये स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। तो एफपीआई के रेल में हमको क्या देखने को मिला है? एफपीआई के रेल में हमको ये देखने को मिला है कि ठीक ठाक एफपीआई भारत से बाहर गया है। मतलब जो विदेशी संस्थाएं यहां पर पैसा लगाई थी, आपके पेंशन फंड्स हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वहां के बड़े बड़े बैंक्स हैं जो भारतीय मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखे थे, कैपिटल मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं? वो इंडिया छोड़ के जाना शुरू कर दिए। हर महीने हमको हजारों करोड़ों का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। जो डॉलर्स, जो पाउंड्स, जो स्टर्लिंग्स, जो यूरोस उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, वो हमको क्या देखने को मिल रहा है? वो उड़ के भारत से बाहर गया है। क्या रीजन है इसके बाहर जाने का? मल्टीपल रीजंस। एक तो है कि एफपीआई भारत में लगातार कई साल से आ रहा था, तो इसकी एक मैच्योरिटी डेट हो गई थी। जैसे आप मान लीजिए आरडी कराते हैं, तो 5 साल का आरडी कराए। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। तो जब 5 साल हो जाते हैं तो मैच्योर हो गया पैसा, आपका 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए हो गया, तो आप क्या करते हैं? बैंक से निकाल लेते हैं ना वो पैसा। तो एफपीआई 2020 2018 में काफी पैसा इंडिया में डाले थे, काफी पैसा इंडिया में डाले थे। अब ये मैच्योर हो गया, 2024-25 आते आते मैच्योर हो गया। तो एक रीजन ये है एफपीआई के बाहर पुल आउट होने का। दूसरा रीजन क्या है? ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। दूसरा क्या? इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। कोविड के बाद से जो इकोनॉमीज हैं अक्रॉस ग्लोब, वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही, अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही हैं। तो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो फेथ है, ठीक है, उनकी जो समझ है इंडियन कैपिटल मार्केट की, वो थोड़ी सी वीक हुई है। एक रीजन ये भी है कि ठीक ठाक पैसा भारत से उड़ के वापस अपने अपने देश गया है, ठीक है। तीसरा क्या रीजन है एफपीआई आउटफ्लो का? तीसरा एफपीआई आउटफ्लो का रीजन है कि नाउ एफपीआई क्यों आता है? पैसा कमाने आता है। एफडीआई भी पैसा कमाने आता है, लेकिन एफपीआई तुरंत पैसा कमाने आता है, ठीक है। तो वो इंडियन कैपिटल मार्केट में पैसा डाले, उनको लगा यार 8% कमा लेंगे एक साल में, 10% कमा लेंगे एक साल में। लेकिन अब उनको दिख रहा है कि इंडिया से 6 से 7% हम कमा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई और ब्राजील का मार्केट हो, सिंगापुर का मार्केट हो, कैपिटल मार्केट, वहां पर अगर हम अपना पैसा पार्क करें तो वहां पे इंडिया से 2% ज्यादा, 3% ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। तो तीसरा रीजन एफपीआई आउटफ्लो का ये है कि लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्चर, मतलब हमको ज्यादा रिटर्न कहां से मिल सकता है। आप लंदन में बैठ के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आपने पहले इंडिया में पैसा लगाया, आपको लग रहा है 7% पैसा आ जाएगा एक साल में, आपने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि हमको सिंगापुर के कैपिटल मार्केट या हांगकांग के कैपिटल मार्केट में पैसा लगा के 9% का, 10% का रिटर्न आ सकता है। तो आप पैसा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। तो तीसरा रीजन ये है एफपीआई आउटलुक का। तो दो रीजन, रुपया क्यों वीक कर रहा है? डिस्कनेक्ट है, मैक्रो फंडामेंटल्स आपकी खराब है नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट है। तो क्या रीजन है? पहला रीजन है अमेरिकन टैरिफ, दूसरा रीजन है एफपीआई आउटफ्लो, ठीक है। तीसरा क्या है? इंडो यूएस ट्रेड डील। अभी देखिए यूएस ऑफिशियल्स इंडिया है, आए हुए, पता नहीं चले गए हैं कि नहीं, लेकिन वो क्यों आए हैं? ट्रेड डील को साइन करना है। ट्रेड डील बहुत समय से लगी हुई थी, लेकिन अभी हम इसको साइन नहीं कर पाए, तो एक डिले हमको देखने को मिल रहा है। एक बार ट्रेड डील सेटल हो जाएगी तो कई सेक्टर से जो टैरिफ हैं वो कम हो जाएंगे। ट्रम्प के ऑफिस ने ये हिंट भी दिया है कि जो 25% का टैरिफ है वो हम और कम कर सकते हैं, तो 50 से एटलीस्ट 25 पे हम हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और कुछ सेक्टर्स में अगर हमारी निगोसिएशंस अच्छी रही तो हमको और ज्यादा लीवे और ज्यादा लिबर्टी मिल सकती है। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील में भी एक डीले देखने को मिला है, ये अभी तक साइन हो जानी चाहिए थी। ये था अक्टूबर नवंबर तक साइन हो जाएगी, लेकिन दिसंबर आ गया है, अभी तक साइन नहीं हुई है। तो अमेरिकन टैरिफ की वजह से हम पहले ही से परेशान थे, और ट्रेड डील जो एक्सपेक्टेड थी साइन होगी वो अभी तक साइन नहीं हुई। तो एक रीजन ये है। चौथा क्या है? चौथा एक मेजर रीजन है कि अभी धनतेरस निकला है, दिवाली निकली है, ठीक है। फेस्टिवल, नवरात्रि से लेके फेस्टिवल वाला टाइम होता है, उस समय भारतीय जो है ठीक ठाक मात्रा में सोना खरीदते हैं। तो गोल्ड इंपोर्ट है वो बहुत तेजी से सर्च किया है, गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो बहुत तेजी से सर्च किए हैं, बढ़े हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फेस्टिविटी, धनतेरस, नवरात्रि, दिवाली, ठीक है।
इंडिया जो है गोल्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतना प्रोड्यूस नहीं करता है कि अपनी डोमेस्टिक एपेटाइट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो उसको सेटिस्फाई करती है। कोलार माइंस वगैरह हैं हमारे पास, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट इनफ टू सेटिस्फाई द इंडियन वांट्स। तो हम ठीक ठाक मात्रा में गोल्ड जो है वो बाहर से, दुबई से और देशों से, अफ्रीका से हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो क्या देके इंपोर्ट करते हैं? डॉलर देके इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम अपने पास से डॉलर निकाल रहे हैं, हम अपने पास से डॉलर निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर की भी डिमांड बढ़ रही है। रुपए की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है? डॉलर की। तो मजबूत क्या होगा? डॉलर। वीक क्या होगा? रुपया वीक होगा। तो गोल्ड इंपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल है, उसके हिसाब से गोल्ड इंपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अभी का जो अचानक से 85-90 वाली वोलेटिलिटी हमको देखने को मिली है, वो गोल्ड इंपोर्ट की वजह से देखने को मिली। पांचवी चीज है जनरल एक्सपोर्ट वीकनेस। एक्सपोर्ट वीकनेस कैसी? जो सबसे बड़ा मार्केट है वो हम पार्शली खो चुके हैं, अमेरिका। क्यों? टैरिफ की वजह से। इंडिया एक ऐसी मेजर इकोनॉमी है जो किसी मेगा ट्रेड डील का पार्ट नहीं है। हम एफटीए साइन किए हुए हैं, लेकिन किसी ट्रेड ब्लॉक के हिस्से में नहीं आते हैं, ठीक है। ना हम आरसीईपी के मेंबर हैं, ना हम सीपीटीपीपी के मेंबर हैं, ठीक है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है। जो कन्वेंशनल हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस थे, अब वो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा कम कर दिए हैं। दूसरी चीज है, हम किसी मेगा ट्रेड डील के पार्ट नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज हैं वहां पे भी उस तरीके का एक्सेस नहीं है हमको, जितना आसियान के मेंबर्स को होता है, जितना आरसीईपी के मेंबर्स को होता है। सीपीटीपीपी के भी एक ब्लॉक बने हुए हैं, हम वहां एक्सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन हमारे गुड्स पे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ ज्यादा है। हमारे गुड्स पे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ ज्यादा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी वीक किए हैं। अमेरिका में हम ठीक ठाक मार्केट है, वहाँ मतलब जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या आरसीईपी सीपीटीपीपी के मेंबर्स हैं, वहां पे भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुआ है। तो एक्सपोर्ट वीकनेस आई है। एक्सपोर्ट वीकनेस आई है तो दूसरा पहलू क्या है? इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिए, इंपोर्ट हमारा सर्च किया है। तो जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बड़ा होगा तो रुपया कमजोर होगा कि मजबूत होगा? कमजोर होगा, क्योंकि आप, हाँ, विदेशी सामान ज्यादा चाह रहे हैं और आपका भारतीय सामान विदेश में कम डिमांड में है, ठीक है। तो डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया जो है वो क्या होगा? वो कमजोर। तो इंपोर्ट में भी हमको सर्च देखने को मिला है, और एक्सपोर्ट जो है वो हमारा वीक किया है। इसकी वजह से हुआ क्या है? इसकी वजह से यह है कि हम अब ट्रेड डेफिसिट की ओर मूव कर रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? ट्रेड सरप्लस। किसके कॉन्टेक्स्ट में? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में उल्टा हो रहा है, हम ट्रेड डेफिसिट की ओर मूव कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट की ओर मूव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय रुपया जो है, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, घरेलू मुद्रा है, वो आपकी कमजोर पड़ना शुरू करेगी। तो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। एफपीआई का बाहर भागना, ठीक है। अमेरिकन टैरिफ का लगना, एफपीआई आउटफ्लो, ट्रेड डील में डीले, ये साइन होनी जानी चाहिए थी, अभी तक साइन नहीं हो पाई। ये गोल्ड इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट वीकनेस है, इंपोर्ट हमारी बढ़ गई है जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है। और कोई रीजन समझ में आ रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट एफटीएस हैं जो डिलेड है। इंपॉर्टेंट एफटीएस, एफटीएस क्या होता है? व्हाट आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमूमन कंट्रीज जब ट्रेड करती हैं तो एक दूसरे के सामान पे क्या लगाती हैं? टैरिफ। 100 रुपए का वहां से चल रहा है, 10% इंडिया ने टैरिफ लगा लिया, तो कितने का हो गया? 110 रुपए का हो गया। तो इससे क्या है? ट्रेड में एक अवरोध पैदा होता है, वैश्विक व्यापार में एक अवरोध पैदा होता है, ठीक है। ट्रेड को बढ़ाना है, ट्रेड को अगर बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? टैरिफ हटा देंगे। तो कंट्रीज क्या करती हैं? आपस में एफटीए साइन करती हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। 2 कंट्री भी कर सकती हैं, 3-4 कंट्री भी मिलके आपस में एफटीए साइन कर सकती है। इससे क्या होता है? 0% पे आपका सामान की आवाजाही शुरू हो जाती है। तो अभी इंडिया ने यूके के साथ एक एफटीए साइन किया,
ठीक है, इससे थोड़ा सा बूस्ट मिला है, लेकिन अभी भी हम ईयू के साथ जो एफटीए है वो ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए, तो कई मेजर इकोनॉमीज के साथ हमको एफटीए साइन करना है और हम किसी मेगा ट्रेड ब्लॉक, मेगा ट्रेड डील के पार्ट नहीं है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, भारतीय रुपया है वो कमजोर हो रहा है, किसके बनस्पत, अमेरिकी डॉलर के बनस्पत। अब इसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ वीकनिंग ऑफ रूपी विज़-ए-वी डॉलर। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, वही जो तुम बात कर रहे हो, वही ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट्स जो हैं, इंपोर्ट्स हैं वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके वीक हो रहे हैं, भारतीय रुपया जो है वीक हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफटीएज नहीं है, हम किसी मेगा ट्रेड ब्लॉक के पार्ट नहीं है अभी भी। तो ट्रेड डेफिसिट, और बताइए। पोलराइजेशन पार, हम बीओपी की ओर जा सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है। बीओपी क्राइसिस की ओर मूव कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट सबने पढ़ा ना, एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है ना सबने। हम बीओपी क्राइसिस की ओर मूव कर सकते हैं, भारतीय रुपए पे और प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर ऑन इंडियन रुपी। मतलब ये क्यूमुलेटिव पॉइंट्स हैं, रुपी जब आपका डेप्रिशिएट कर रहा है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, हाँ, तो ट्रेड सरप्लस पे हम आएंगे। लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एफटीएज नहीं है, टैरिफ अभी भी लगी हुई है, यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो हम अभी ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्योर है, व्हाट्स द क्योर, मतलब इस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस विरोधाभास से। विरोधाभास क्या है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन लेकिन रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है, इससे बाहर कैसे निकलेंगे। एक एक पॉइंट तुम्हें बताया, एफटीए साइन करेंगे, एफटीए साइन करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, और बताओ, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। एफटीए साइन करेंगे तो इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है, जिसपे जो 110 रुपए की चीज है वो 100 रुपए में भारतीय सामान विदेशी जमीन पे बिकने लगेगा। एफटीए एक चीज हो गई, और बताइए। हाँ, ट्रेड डील्स हैं वो हम कर सकते हैं, ट्रेड डील्स हैं वो कर सकते हैं, हम मेगा ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं। मेगा ट्रेड ब्लॉक्स क्या, जैसे RCEP और CPTPP का हम हिस्सा बन सकते हैं। आरबीआई के स्तर पे कुछ हो सकता है, हाँ हाँ। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ INR। रुपए की डिमांड बढ़ाइए, डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। एक दुकान पे 5 कोका कोला है, ठीक है, पीने वाले 3 हैं, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन 5 कोका कोला है और 10 लोग हैं उसको मांगने वाले, तो 10 वाली बोतल अपने आप 12 रुपए की बिकने लगेगी। तो आप रुपए को इंटरनेशनलाइज कर देंगे तो उसकी इंटरनेशनल डिमांड, अभी क्या है, रुपया किसको चाहिए, हमको आपको चाहिए, मतलब जो इंडिया में है। लेकिन आप इंटरनेशनलाइज कर जाएंगे तो दुबई में जो खरीदारी करने इंडियंस जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या करने लगेंगे, वो रुपया डिमांड करने लगेंगे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप वो अप्रिशिएट करने लगेगा। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ INR, यूपीआई को आप इंटरनेशनलाइज करिए, ठीक है। रुपए कार्ड है उसको फॉरेन टेरिटरीज में भी ऑपरेशनलाइज, जैसे अभी वीजा और मास्टर कार्ड है वो चलता है इंडिया में, रुपया चलता है और कुछ कंट्रीज में चलता है। रुपये का एनपीसीआई का है ना, रुपए गेटवे जो है, ठीक है, रुपए कार्ड को भी आप ठीक तरीके से इंटरनेशनलाइज कर देंगे तो डिमांड जो है INR की वो अपने आप बढ़ने लगेगी। और बताइए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो गया।
आरबीआई के स्तर पे कुछ? हमारे यहाँ क्या है, एक होता है पैक्ड एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसको कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, फ्री फ्लोट। ठीक है, दो चीजें होती हैं, ये आपने देखा होगा, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और दूसरा क्या है, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पर आप फिक्स कर देते हैं कि एक डॉलर जो है वो 80 रुपये का बिकेगा, चाहे कितना रुपया, चाहे कितना डॉलर इकोनॉमिक सिस्टम में, ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग क्या करता है, फ्री फ्लोटिंग सप्लाई डिमांड जो है रुपये और डॉलर की, या रुपये और किसी करेंसी की, जो सप्लाई डिमांड है वो डिटरमाइन करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो अभी 85 से 90, 85 से 90 जो रुपया स्लाइड किया है डॉलर के बनस्पत, तो ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो एक्विलिब्रियम है वो ऊपर मूव कर गया है, यानी इंडियन रुपी जो है वो क्या की है, वो डेप्रिशिएट की है, वो डेप्रिशिएट की है। तो हमारे यहाँ कौन सा एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड है कि फ्री फ्लोटिंग है? दोनों नहीं है, ना फिक्स्ड है ना फ्री फ्लोट है, हमारे यहाँ मैनेज फ्लोटिंग है, बीच में कहीं मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है कि मतलब आरबीआई कहता है, आरबीआई की पॉलिसी ये है कि एक कंफर्टेबल बैंड में हम इसको फ्री फ्लोट रहने देंगे। जैसे एग्जांपल आप लगा लिए कि 85 से 90 में आरबीआई ये डिसाइड कर रहा है कि इसके बीच में लेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड रुपी डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। अगर 90 के पार हो रहा है, 91 92 जा रहा है, या 85 के नीचे 82 83, ठीक है, 82 83 का रेंज आ रहा है, तो आरबीआई हरकत में आ जाएगी। तो आरबीआई, तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डर्टी फ्लोटिंग होती है या मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या है, एक कंफर्टेबल बैंड में फ्री फ्लोट करने दिया जाता है, लेकिन उस बैंड को अगर तोड़ता है तो आरबीआई इंटरवीन करता है। तो मान लीजिए ऐसा है नहीं, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब वो बैंड आरबीआई डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम, लेकिन मान लीजिए 91 92 हो गया, यानी रुपया ज्यादा वीक कर रहा है, तो आरबीआई हरकत में आ जाएगी, आरबीआई हरकत में आ जाएगी और अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर जो है वो निकाल के ओपन मार्केट में फ्लोट कर देगी। तो क्या होगा, डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ गई, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो एक फिर से डाउनवर्ड प्रेशर पड़ने लगेगा डॉलर पे, और भारतीय रुपया जो है वो मजबूत होने लगेगा। और दूसरे साइड क्या है, मान लिए 82 83 हो जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां रुपया कुछ ज्यादा ही मजबूत हो जा रहा है। रुपया मजबूत हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत मजबूत होना भी खराब बात है, किसको हार्म होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो आपका हार्म होने लगेंगे। तो 82 83 का लेवल आ रहा है, तो भारत आरबीआई है फिर हरकत में आ जाएगी। अब आरबीआई क्या करेगी, डॉलर खरीदना शुरू कर देगी, पहले बेची थी 91 92 के लेवल पे, लेकिन 82 83 के लेवल पे क्या करेगी, खरीदना शुरू कर देगी। क्या खरीदना शुरू कर देगी, डॉलर खरीदना शुरू कर देगी। तो फिर से ये 82 83 लेवल बढ़ के 85 86 होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जो फ्लोटिंग है वो क्या है, मैनेज फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोट नहीं है, फ्री फ्लोट नहीं है। तो अगली चीज जो हम कर सकते हैं दैट इज व्हाट, एफटीए साइन किया, ट्रेड डील्स की, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर किया, और फिर आरबीआई का इंटरवेंशन या प्रोएक्टिव आरबीआई। ठीक है, एक पॉइंट आप लिख लेंगे, आरबीआई इंटरवेंशन। यहां पर क्या होगा, डॉलर का बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाएगी, किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। ठीक है, सो दिस इज अ क्योर, मतलब हाउ टू गो अबाउट इट। अभी ठीक है, फिर से 90 से थोड़ा स्लाइड बैक किया था, 80s वाली रेंज में आ गया था, लेकिन फिर से अगर जा रहा है 91 लेवल ब्रीच कर जा रहा है, तो देखिए आरबीआई तुरंत हरकत में आ जाएगी। आरबीआई क्या करेगी, अपने पास से डॉलर जो है वो निकाल के मार्केट में फ्री फ्लोट करा देगी। ठीक है, तो दिस वॉज रुपी, मतलब ब्रिक्स करेंसी, हाँ हाँ हाँ।
हाँ होनी चाहिए, लेकिन खाली ये एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, लेकिन सब कुछ सेम है और ब्रिक्स करेंसी आ जा रही है, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि रुपया मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि अब डॉलर की बजाय ब्रिक्स करेंसी, और ब्रिक्स करेंसी में एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? आईएनआर हो जाएगा। तो हमारी अपना अब जो रिलायंस है डॉलर पे वो कम होगा, और भारतीय रुपया जो है, ठीक है, लेकिन अभी ब्रिक्स करेंसी आने में समय है, ठीक है, इंडिया भी खुल के अभी ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगला जो आर्टिकल है दैट इज टैक्स रैम्प्स स्कीम। पढ़ा है इसके बारे में? टैक्स रैम्प्स स्कीम GS3 इकोनॉमी का आर्टिकल है, GS3 इकोनॉमी। तो ये नई स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, ठीक है। किस सेक्टर से रिलेटेड है ये? टेक्सटाइल से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि रिसर्च इनोवेशन को बूस्ट देना, ठीक है। किस क्षेत्र में? टेक्सटाइल के क्षेत्र में। टेक्सटाइल के क्षेत्र में, क्योंकि टेक्सटाइल जो है इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इट कमांड्स 2.3% ऑफ इंडिया जीडीपी। भारत का 2.3% जो जीडीपी है वो कहां से आती है? टेक्सटाइल सेक्टर से आती है, ठीक है। 13% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। 12% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टोटल, वो भी आपका टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। और एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। एग्रीकल्चर नंबर 1 पे है, नियर अबाउट 45-50%। उसके बाद दूसरे नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वो कौन सा सेक्टर है? टेक्सटाइल सेक्टर, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, ठीक है। लमसम लमसम 4.5 करोड़ लोग हैं वो आश्रित हैं किस पे? टेक्सटाइल सेक्टर पे। टेक्सटाइल सेक्टर में सब आ जाएगा, सिल्क, जूट, कॉटन, ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये इसका कुछ मैक्रो इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सोशो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, या पॉलिटिको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट तो है, एक पॉइंट ये हो गया, और बताइए। ये तो इकोनॉमिक हो गया। पॉलिटिको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? पॉलिटिको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है? लेबर अबंडेंट है, लेबर अबंडेंट है। और टेक्सटाइल सेक्टर क्या है? लेबर सेंट्रिक है, या लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। बड़े सेक्टर्स हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है? वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब वहां कैपिटल ज्यादा लगता है, लेबर कम लगता है। टेक्सटाइल सेक्टर की ब्यूटी क्या है कि दिस इज लेबर इंटेंसिव। कैपिटल भी यूज होता है लेकिन लेबर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। महिलाएं बहुत भारी मात्रा में कार्यरत हैं यहाँ, तो इसका एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ में जो मॉडल सूट करेगा वो कौन सा करेगा? लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि हम लेबर अबंडेंट है, हमारे पास लेबर ज्यादा है। जापान के संदर्भ में लेबर इंटेंसिव ग्रोथ चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो समस्या है किस चीज की है? जॉबलेस ग्रोथ की है। मतलब ग्रोथ तो आ रही है, आप एक क्वार्टर में 8.2% ग्रो कर जा रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक पेरेनियल मुद्दा, परमानेंट मुद्दा बना हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो इस चीज को अगर क्योर करना है तो हमको वो सेक्टर्स फोकस करने पड़ेंगे जो आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे टूरिज्म हो गया, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया। हमको मतलब इन सेक्टर्स को अच्छे से ग्रो करना पड़ेगा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो आपकी खत्म हो। तो टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कई स्कीम्स सरकार लेके आई है, पीएम मित्रा लेके आई है, एटफ्स लेके आई है, रॉस्टल लेके आई है, ऐसे करके कई स्कीम्स पास में हम देख चुके हैं। एक नई स्कीम आई है
जो अभी कैबिनेट ने अनाउंस की, दैट इज टैक्स रैम्स स्कीम। ठीक है, सो एज टू गिव बूस्ट टू इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट दिया जाए, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स रैम्स स्कीम। फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म है इसका, टैक्स का मतलब टेक्सटाइल, और आर फॉर रिसर्च, ए फॉर असेसमेंट, एम फॉर मॉनिटरिंग, पी फॉर प्लानिंग और एस फॉर स्टार्टअप्स। टैक्स रैम्स स्कीम, फिर से बोल रहा हूं, रिसर्च, टेक्सटाइल, रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स। टैक्स रैम्स स्कीम, टेक्सटाइल, रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझ में आ गया। रिसर्च को बढ़ावा देना है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी को, कॉम्पिटिटिवनेस को, इनोवेशन को। आइडिया ये है कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको फ्यूचर प्रूफ किया जाए, इसको फ्यूचर प्रूफ किया जाए कि 10 साल बाद भी जो चेंजेस होने हैं वो हम अभी से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें। ठीक है, जो आगे की डिमांड्स हैं, आगे की डिमांड्स हैं, अभी मान लीजिए 5 मिलियन यूनिट है डिमांड इंडियन टेक्सटाइल की, 2035 में सेम नहीं रहेगा ना, हो सकता है ये 15 मिलियन बढ़ के हो जाए, हम एफटीए वगैरह साइन कर लेना तो ये 20 मिलियन हो जाए। तो हम अपने असेंबली लाइंस को, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को इतना व्यापक बनाएं कि फ्यूचर में भी जो डिमांड सर्ज हो रही है वो भी हम पूरा कर लें, हमको शॉक ना लगे, हमको शॉक ना लगे। ठीक है, तो आइडिया इज टू फ्यूचर प्रूफ इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर, इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर। और इंडिया जो है उसकी एक ग्लोबल पोजीशनिंग हो जाए, इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे। जो क्रिटिकल गैप्स हैं सप्लाई चेन में, जो गैप्स हैं वो हम पूरा कर पाए, जो क्रिटिकल गैप्स हैं सप्लाई चेन में, कुछ दिक्कतें हैं वो हम पूरा कर पाए, लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो क्रिटिकल गैप्स हैं उसको फुलफिल कर पाए, इसके लिए पर्टिकुलर टैक्स रैम्प स्कीम आई है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको क्या बताया? गवर्नमेंट स्कीम जब भी करिए तो थंब रूल याद रखिए, किस मिनिस्ट्री की है एक चीज, दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दोनों में अंतर क्या होता है? हाँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा जो है राज्य सरकार देती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो 100% केंद्र द्वारा फंडेड रहती है। ठीक है, तो दो चीजें, कौन सी मिनिस्ट्री है एक चीज पता होनी चाहिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपको पता होना चाहिए, तीसरा किस सन में आई है, विच ईयर, चौथा आपको क्या पता होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस लिए वो स्कीम लाई, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो टैक्स रैम्प्स कब आई है? सन 25 में आई है एक चीज, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तीसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, चौथा क्या है? चौथा है इनोवेशन को, रिसर्च को बूस्ट देना, किस सेक्टर में? टेक्सटाइल के क्षेत्र। ठीक है, विजन है कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को फ्यूचर प्रूफ बनाया जाए। ठीक है, फ्यूचर प्रूफ बनाया जाए, इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर पोजीशन किया जा सके टेक्सटाइल के क्षेत्र में। जो इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में क्रिटिकल गैप्स हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक लेवल पे हो चाहे आर&डी लेवल पे हो, उनको फिल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है अगर टेक्सटाइल क्षेत्र में, उसको फुलफिल किया जाए। सो दिस इज अ विजन। ठीक है, अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स? नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कुछ की कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। ठीक है, ऊपर का जो विजन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कैसे पूरे किए जाएं। तो सबसे पहला है रिसर्च एंड इनोवेशन, इसको बूस्ट देना, रिसर्च एंड इनोवेशन।
ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट देना। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है या टेक्सटाइल की क्वालिटी है, उसको इंप्रूव करना। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है? सब कुछ मशीन से बनता है। आप जो जैकेट पहने हैं, मैं जो स्वेटशर्ट पहना हूं, एवरीथिंग इज बाय मशीन। टेक्निकल टेक्सटाइल होती है स्पेशल काइंड ऑफ टेक्सटाइल, जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में चाहिए होती है। जैसे कार की सीट है, एक तो लेदर विनाइल सीट होती है, एक अपहोल्स्ट्री वाली, एक आपका फैब्रिक सीट होती है। तो जिस कपड़े से आपकी शर्ट बनी है उसी कपड़े से वो नहीं बन जाती है। ऑटोमोबाइल में अलग टाइप का टेक्सटाइल चाहिए होता है। आई बात समझ में? मेडिकल के क्षेत्र में अलग टाइप का आपको टेक्सटाइल चाहिए होता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल वो होती है जो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ईयर मार्क की जाती है। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए। आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज में कन्वेयर बेल्ट होती हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप की फैब्रिक की हो सकता है, उसमें नाइलॉन मिक्स हो। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं। तो ये सब कैसे आएगी? जब आप रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट देंगे। दूसरा क्या है? डेटा एनालिटिक्स दूसरा कंपोनेंट है टेक्सरैम्स का। डेटा एनालिटिक्स, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने ये पढ़ा था कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और विजन ऑफ टेक्सरैम्प स्कीम इज व्हाट? टू मेक इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर रेडी। इसमें डेटा एनालिटिक्स का रोल जो है, डेटा एनालिसिस का रोल है, वो बहुत अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाउ एवरीथिंग वुड बी ड्रिवन बाय डेटा। एवरीथिंग वुड बी ड्रिवन बाय डेटा। हमको पता होना चाहिए कि ग्लोबल डिमांड कितनी है, अलग अलग सिल्क की कितनी है, जूट की कितनी है, कॉटन की कितनी है, सन 2025 में कितनी है, 2030 में कितनी रहेगी, 2035 में कितनी रहेगी, अमेरिका में कितनी डिमांड रहेगी, यूरोप में कितनी डिमांड रहेगी, अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में कितनी डिमांड रहेगी। तो हमको क्षेत्र वाइज और सन वाइज, मतलब ईयर वाइज हमको पता होना चाहिए कि फ्यूचर डिमांड क्या आने वाली है, कि उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन को रैंप अप कर पाए, जिससे हमारा एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव रहे, हमारे एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ पाए। तो इसमें डेटा एनालिटिक्स का बहुत अहम रोल है। एप्पल है, वो आईफोन 17 बना रहा है, तो कैसे बनाता होगा? उसको कुछ नंबर, ऐसा तो है नहीं वो बस 10,000 बना दिया या 1 लाख बना दिया। वो कुछ मार्केट सर्वे करता होगा ना, डेटा एनालिसिस करता होगा कि मेरे 2000 सॉरी आईफोन 15 इतने बिके थे, आईफोन 16 इतने बिके थे, तो ये इतना बिकना चाहिए। उसके पास कुछ डेटा होगा तभी तो वो आईफोन बनाएगा। या कोई एयरलाइंस है, वो कैसे डिटरमाइन करती है, जब नया रूट, मान लीजिए लखनऊ से चेन्नई फ्लाइट शुरू करनी है, तो एयरलाइन को कुछ नंबर्स पता होने चाहिए, उसको डेटा क्रंचिंग करनी पड़ेगी, तब उसको पता चलेगा कि भाई इतने लोग यहां से यहां जाते हैं, लखनऊ से चेन्नई मूव करते हैं पर डे बेसिस पे, तो 4 फ्लाइट में काम हो जाएगा या 2 फ्लाइट में पर डे के हिसाब से काम हो जाएगा। तो डेटा एनालिसिस यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द विजन इज टू मेक इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर फ्यूचर रेडी, फ्यूचर प्रूफ। उसमें टेक्सरैम का जो डेटा एनालिटिक्स वाला कंपोनेंट है वो मेजर रोल है, वो प्ले करेगा। तीसरी चीज क्या है? इंटीग्रेटेड, इसी से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। स्टैटिस्टिकल सिस्टम, आपके पास प्रॉपर नंबर रहेंगे, स्टैट्स रहेंगे, तभी आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके पास खुद का एकीकृत स्टैटिस्टिकल सिस्टम भी है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम क्या करेगा? नंबर्स है वो क्रंच करेगा, और फिर क्या है, डेटा एनालिसिस के माध्यम से फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो है, ठीक है, कितनी डिमांड उठ रही है, किस साल कितनी डिमांड रहेगी, किस क्षेत्र से कितनी डिमांड होगी, जब आपके पास अच्छे स्टैटिस्टिकल नंबर्स होंगे तभी आप कर सकते हैं। तो तीसरा जो कंपोनेंट है, की कंपोनेंट, दैट इज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। चौथा है क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग या कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम। नॉलेज इकोसिस्टम, कैपेसिटी डेवलपमेंट, नॉलेज। अब देखिए ये सेक्टर क्या है, इसमें एमएसएमईज बहुत ज्यादा फ्लॉक किए हुए हैं। एमएसएमईज का नंबर जो है वो टेक्सटाइल में ज्यादा है।
ठीक है। बल्क मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ से आ रही है? एमएसएमईज द्वारा आती है। उनके पास इतने प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं होते हैं कि वो खुद की रिसर्च डेवलपमेंट या इनोवेशन कर सके। जैसे अंबानीज आर ऑल्सो इनटू टेक्सटाइल्स, अंबानीज आर ऑल्सो इनटू, पिरामल्स आर ऑल्सो इनटू टेक्सटाइल। तो ये बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, ये रिसर्च डेवलपमेंट, ये साइंटिस्ट वगैरह हायर कर सकते हैं कि लैब्स हो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एमएसएमई है, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, वो कोई टेक्सटाइल यूनिट चला रहा है जिसमें 50-100 महिलाएं, 150 महिलाएं काम कर रही हैं, उनके पास इतने प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि वो इनोवेशन कर पाए नए टाइप के टेक्सटाइल। जैसे उनको विंड चीटर्स बनाने हैं, ठीक है, या मान लीजिए -5 डिग्री, -10 डिग्री के जैकेट्स बनाने हैं, तो उनके पास उतनी प्रावस नहीं, उतना इनोवेशन नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाए और नॉलेज इकोसिस्टम की, मतलब एक कॉमन पोर्टल पे आके इनोवेशन हो और उस इनोवेशन में सभी भागीदार हैं। चौथा कंपोनेंट ये है, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम। पांचवा है जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनोवेशन सपोर्ट देना, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सपोर्ट। ठीक है, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई है, मेक इन इंडिया स्कीम आई है। ठीक है, आइडिया इज टू गिव बूस्ट टू स्टार्टअप्स इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। इंडिया एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लैंक बन के उभरे ग्लोबल स्टेज पे। दिस इज आइडिया बिहाइंड स्टार्टअप एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें एक कंपोनेंट स्टार्टअप्स को भी कैसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, कैसे इम्पेटस दिया जाए कि वो मतलब फैसिलिटेट हो, अपना काम करने में वो फैसिलिटेट हो पाए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स: रिसर्च इनोवेशन, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल सिस्टम, स्टार्टअप्स और कैपेसिटी डेवलपमेंट। मतलब प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल का, ये एक स्कीम है और तमाम टाइप की। तो प्रोक्योरमेंट पे हो सकता है कुछ और स्कीम है, प्रोक्योरमेंट पे कुछ और स्कीम है, और यहां से भी तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कॉटन जूट की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है तो आपके पास R&D अच्छा रहेगा, अच्छे लैब्स रहेंगे, साइंटिस्ट वर्क कर रहे होंगे, तो आप अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। तो प्रोडक्शन अभी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फिर खुद डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, फिर एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये सब कैसे होगा? ऐसी स्कीम्स के माध्यम से होगा। और ये स्कीम्स के माध्यम से मतलब ये इनेबलर है। काम किनको करना है? प्राइवेट पार्टीज को। सरकार क्या कर रही है? ये इनेबलिंग फ्रेमवर्क निकाल रही है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब क्या है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स? इस स्कीम के क्या फायदे होंगे, इंपैक्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या फायदे होंगे? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक चीज। ठीक है, इट वुड गिव बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडियन टेक्सटाइल की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल स्टेज पे वो बढ़ेगी। अभी क्या है, बांग्लादेश, वियतनाम ये हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। नाइकी, एडिडास, एसिक्स, जो बड़े ब्रांड्स हैं, इनमें मैक्सिमम चीजें आप देखिए, आप नाइकी का कोई जैकेट तो पीछे क्या लिखा रहता है? मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम। अब चाइना नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कंट्रीज अपनी पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज के माध्यम से हमसे आगे निकल चुकी हैं। तो दिस वुड डू द कैचिंग अप, दिस वुड डू द कैचिंग अप। तो ये पहला हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस है, भारतीय टेक्सटाइल की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तीसरा क्या है, कल्चर ऑफ इनोवेशन, कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बढ़ावा मिलेगा। कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी हमको क्या देखने को बहुत ज्यादा R&D नहीं किया जाता है, हम बस मैन्युफैक्चर करते हैं। सूत कपास हम ले आए, वीव किए, बना दिए। ठीक है, हम अभी भी कन्वेंशनल चल रहे हैं, हम टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किए हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल अभी भी हम बहुत भारी मात्रा में कहां से मंगाते हैं? यूरोप से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ एक
समन्वय तैयार होगा, एक सिनर्जी क्रिएट होगी, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में, उनके बीच में एक सिनर्जी आप फोस्टर कर पाएंगे। ठीक है, एक और एक 11 अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन से हो गए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एमएसएमईज हैं वो, अकेडमिया, अकेडमिया कौन? जो साइंटिस्ट वगैरह हैं। ठीक है, कोई भी चीज सबसे पहले साइंटिस्ट लैब में बनाते हैं, उसके बाद उसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। तो इनका आपस में समन्वय, सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस वुड ऑल्सो क्रिएट सिनर्जी among various stakeholders, central government, state government, MSMEs, academia, institutions। जैसे मान लिए निफ्ट है, निफ्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो वहां पे क्या है? रिसर्चेस वहां हो रहे होंगे, वो टेक्सटाइल बनाएंगे। या मान लिए लेदर टेक्सटाइल्स हैं, उसका कोई इंस्टीट्यूशन है, फुटवेयर के डिजाइन का कोई इंस्टीट्यूशन है, पर्ल अकेडमी है दिल्ली में, एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये लोग इनोवेशन करेंगे, फिर मास में प्रोडक्शन कौन करेगा? जो एमएसएमईज हैं या जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो करेंगे। तो आपस में इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय, एक सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ आपके फायदे होने वाले हैं टैक्स रैंप स्कीम के। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको और पढ़नी है? अब ये अकेली स्कीम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की अकेली स्कीम नहीं है, और भी कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे मेक इन इंडिया तो है ही है, वो भी सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप इंडिया है वो भी सपोर्ट कर रही है। तो क्वेश्चन अगर आ जा रहा है कि मतलब इंडियन साइड से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो आपको बस टैक्स रैम्प्स नहीं लिखना है, आपको ये सब भी लिखना है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया है। और बताइए, पीएलआई स्कीम है, पीएलआई टेक्सटाइल के लिए भी आई है, सेमीकंडक्टर के लिए भी आई है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पीएलआई आई है, और क्या है दूसरी? डीएलआई आई है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। तो पीएलआई आपकी इसके लिए भी है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। और बताइए, पीएम मित्र स्कीम है, ये क्या है? सुना है इसके बारे में? टेक्सटाइल पार्क्स, जैसे आईटी पार्क्स होते हैं। ठीक है, आईटी पार्क्स क्या होता है कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक एरिया दे देती है, यहाँ पे एससीएल रहेगी, यहाँ पे आपका एक्सेंचर भी रहेगी, जो कंपनियां वो रहेंगी, और उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स दे दिए, सस्ती बिजली दे दी, रोडें अच्छी बना दी। तो उसी तरीके पीएम मित्रा के तहत केंद्र सरकार क्या करती है? टेक्सटाइल पार्क्स बनाती है। ठीक है, कि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। पीएम मित्रा स्कीम है, ऐसी एक स्कीम है एटफ्स, अमेंडेड टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम, एटफ्स, अमेंडेड टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड। अब देखिए, इंडियन टेक्सटाइल है, पुराना है, और मतलब बहुत घरेलू है, 50 लोग एक यूनिट में काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे? कन्वेंशनल हैंडलूम है उस पर काम करते थे। अब क्या है? इलेक्ट्रिक हैंडलूम्स आ चुके हैं। तो एटफ्स के तहत सरकार क्या कर रही है? मॉडर्नाइज कर रही है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रही है, कि लोग आपका मैनुअल वीविंग से किस पे आ जाए? मशीन वाली वीविंग से। तो एक व्यक्ति जो मान लिए 5 कपड़ा बनाता था दिन में, अब वो कितना बनाने लगेगा? 25 कपड़ा बनाने लगेगा, 40। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका बूस्ट होगा। एटफ से एक स्कीम है। फिर एक है स्कीम एनटीटीएम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, एनटीटीएम। तो ये सारी कुछ स्कीम्स हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ये आपको पता होनी चाहिए। एक ऐसी रोस्टल करके भी है, देख लेते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल ROSCTL, ये लिख लीजिए, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम एज इट अप्लाइज टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। है क्या ये स्कीम? रोस्टीसीएल स्कीम इज अ क्रूशियल export incentive designed to boost competitiveness of Indian textile exports in global market.
ये क्या करती है, जो स्टेट और सेंट्रल के टैक्सेस होते हैं उसको रिफंड कर देती है। ठीक है, ये सारी स्कीम्स हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइनें आपको लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल पे क्वेश्चन बनेगा मेंस में। और देखिए किसकी किसकी बात की थी हमने, पीएम मित्रा की बात की थी। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है, इज अ इंडियाज एम्बिशियस स्कीम टू बिल्ड 7 वर्ल्ड क्लास लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। जैसे आईटी पार्क्स होते हैं वैसे ही टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, एमपी में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। और क्या था, और कौन सी स्कीम्स हैं, एटफ्स है, ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के लिए। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, किस लिए, टू बूस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग वन टाइम कैपिटल सब्सिडी फॉर इन्वेस्टिंग इन मॉडर्न बेंचमार्क मशीनरी। अभी तक क्या है, मैनुअल हैंडलूम्स हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, एटफ्स के माध्यम से जो छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने का एक इंसेंटिव दिया जाएगा। दिस इज एटफ्स स्कीम। सो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल पे क्वेश्चन आए तो आपके पास टैक्स रैम्स हो लिखने के लिए, एटफ्स हो, आपके पीएम मित्रा हो, प्रोस्टियल हो, फिर मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो। ठीक है, तमाम जो इनिशिएटिव भारत सरकार ली है बूस्ट देने के लिए, क्योंकि ये सेक्टर है बहुत क्रिटिकल है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन किस पे, पहले दूसरे? हम्म, भारतीय वस्त्र क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए क्या पहल की है? What are the challenges associated with Indian textile sectors? Sorry. In light of the problems, what initiatives have been taken by the government to cure the shortcomings? और आंसर अपना स्ट्रेच कर दिया कीजिए थोड़ा सा। जो ये स्कीम्स आई हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड कीपिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, थोड़े से नीश क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता होना चाहिए पीएम मित्रा क्या है, एटफ्स क्या है, टैक्स रैम्स क्या है, वो एक रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करेगा आंसर।